हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपका एक एसएसटी क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, आज हम पृथ्वी के परिमंडल पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, समस्त सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर में भी कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल में जो हमारे ग्रह है, केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मनुष्य, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए उचित मात्रा में जल, वायु तथा भूमि उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे जल है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, और मतलब भूमि है। ओके, ये तत्व ही पृथ्वी के परिमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी को निम्नलिखित 4 परिमंडलों में विभाजित किया जाता है क्योंकि जीवन के लिए भूमि, जल और वायु की ही आवश्यकता होती है, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों स्थल मंडल के बारे में। ठीक है, हम स्थल पर रहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल या भूपटल कहते हैं। यह चट्टानों तथा मिट्टी की पतली पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूपटल की मोटाई महासागरों के नीचे लगभग 8 किलोमीटर है और महाद्वीपों के नीचे यह परत लगभग 32 किलोमीटर गहरी है, यानी कि 32 किलोमीटर गहरी है। यहाँ जल और स्थल का स्थान का विस्तार पृथ्वी के समस्त क्षेत्र के लगभग 29% भाग पर है। ठीक है, कितने पर है बच्चों? 29% के भाग पर है। स्थल मंडल मनुष्य मात्र के लिए अत्युपयोगी बहुलाभदायक है। ठीक है, बहुत लाभदायक है। पृथ्वी के इस भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वह पौधों को उगाने के लिए आवश्यक होती है। पृथ्वी का जो वो भाग होता है जिसमें वह मिट्टी मिलती है हमें, तो वो कौन सी होती है? पौधों को उगाने के लिए होती है। ठीक है, आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त इस भाग में अनेक उपयोगी खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन मिलते हैं जो हमारे उद्योगों का उद्धार है। ठीक है, क्या है? आधार है, उद्योगों का आधार है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करेंगे महाद्वीप की। ठीक है, स्थल खंडों के विशाल भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। इसके अतिरिक्त द्वीप, प्रायद्वीप आदि छोटे भूखंड भी स्थल मंडल का अभिन्न अंग है। स्थल पर सबसे अधिक ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है। जो स्थल मंडल है बच्चों, उस पर सबसे ऊंचा जो स्थान है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट का है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना है बच्चों? 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और सबसे गहरा भाग समुद्र तल से 11,033 मीटर नीचा है, यानी कि 11,033 मीटर नीचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। विश्व को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया जाता है। जो विश्व है हमारा, उसको 7 महाद्वीपों में विभाजित किया जाता है। एशिया और यूरोप, सबसे पहले हम एशिया और यूरोप की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम एशिया और यूरोप की बात करेंगे। ओके, यूरोप एक ही स्थल मंडल है, इसलिए इन्हें यूरोपियों के नाम से जाना जाता है। इनके बीच में कोई सागर या महासागर नहीं है बच्चों। यूराल नदी और यूराल पर्वत ही एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाते हैं। ठीक है, यूरोप को अलग महाद्वीप माना जाता है। जो यूरोप है उसे अलग महाद्वीप माना जाता है और महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो ये महाद्वीप है यूरोप का, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप देख पा रहे हैं उत्तरी गोलार्ध का ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके विपरीत एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। विषुववृत्त रेखा तथा आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम अफ्रीका की, ठीक है। अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। आकार की दृष्टि से अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम आकार की स्थिति से देखें, दृष्टि से देखें, तो जो अफ्रीका है वो आकार की दृष्टि से अफ्रीका दूसरा मतलब सेकंड नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। सुएज नहर इसको एशिया से अलग करती है, जो सुएज नहर है वो एशिया से अलग करती है, ठीक है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे उष्ण कटिबंध में स्थित तीनों अक्षांश, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं। ये तीनों रेखाएं इससे होके गुजरती हैं। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। संसार की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में ही बहती है। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। बात करेंगे बच्चों हम उत्तर अमेरिका की, ठीक है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल कहते हैं। यह महाद्वीप 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है बच्चों, ठीक है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। इसका खोज 1942 ईस्वी में कोलंबस ने की थी बच्चों, ठीक है। किन्होंने की थी इनकी खोज? कोलंबस ने की थी। अब बात करेंगे बच्चों हम दक्षिणी अमेरिका की। इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा शेष भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो कुछ भाग है वो कहाँ है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में, और जो शेष भाग है वो है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इस तरह से ऊपर नीचे। यह महाद्वीप पूर्व में अल्टार्कटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। एंडीज नामक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप में ही है, जो पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इस संसार की सबसे चौड़ी अमेजन नदी भी यहाँ पर ही स्थित है। अब बात करेंगे बच्चों हम ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। आकार में छोटा होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह पूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। ओके, अब बात करेंगे अंटार्कटिका की, ठीक है, जो ये महाद्वीप है। यह महाद्वीप दक्षिण ध्रुव के समीप पूर्णतः नदी गोलार्ध में स्थित है। यह एक निर्जन महाद्वीप है। यह सदैव बर्फ की मोटी परतों से घिरा रहता है बच्चों, ठीक है। यहाँ स्थायी मानव आवास नहीं है, केवल कुछ देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित है। जैसा कि उपयुक्त विवरण में विदित होता है कि अधिकांश स्थलखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। ओके, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागर अधिक होने के कारण जल की अधिकता और उसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। जल ज्यादा है तो बच्चों उसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। महाद्वीप के अतिरिक्त स्थलखंड के अंतर्गत द्वीप भी आते हैं, जहां मालागाशी, ग्रीनलैंड और सुमात्रा आदि बहुत से द्वीप हैं। इनमें ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीपों के अतिरिक्त स्थल मंडल में भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, इंडोचीन प्रायद्वीप भी हैं, ठीक है। अब स्थल रूप के बारे में बात करेंगे बच्चों हम, ठीक है। पठार, पर्वत, मैदान आदि अनेक स्थल रूप भी पृथ्वी पर हैं। ये स्थल रूप धरातल के उच्चावच की दृष्टि से आपस में भिन्न होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों पर्वत की। संसार के मानचित्र को देखने पर एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉक की और दक्षिणी अमेरिका में इंडीज की पर्वत श्रेणियां दृष्टिगोचर होती हैं। ये पर्वत श्रेणियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इनमें झीलें, हिमनद और झरनों आदि की आकृतियां पाई जाती हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों से पर्वत की उत्पत्ति होती है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम पठार की, ठीक है। समतल धरातल से कुछ ऊपर उठे भाग को पठार कहते हैं। पठार समुद्र तल से लगभग 600 यानी 600 मीटर ऊंचाई तक स्थित होते हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। यह समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। पठार प्राय पर्वतों के निकट स्थित होते हैं। ओके, बात करेंगे मैदान की। चौरस सतह वाली भूमि को मैदान कहते हैं। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित होते हैं। उर्वर होने के कारण ये मैदान कृषि के लिए भी बहुत उपयुक्त होते हैं। अतः यहाँ घनी आबादी पाई जाती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान, मिस्र में नील नदी
डेल्टाई मैदान, उत्तरी मैदान तथा चीन का हवांगहो मैदान बहुत ही उर्वर है, इसलिए यहाँ आबादी भी संघन है। मैदान मानव सभ्यता के केंद्र भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे जलमंडल की। अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों में पृथ्वी का जो भाग नीले रंग का दिखाई देता है वह महासागरों के कारण ही दिखाई देता है। महासागर के कारण ही जो मानचित्र में नीला रंग दिखाई देता है ज्यादातर, तो वो इसलिए क्योंकि जल की वजह से। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ये तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था। इसी कारण ही कहा जाता है पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। सागर और महासागरों का जल खारा होता है। आप सबको ये बात पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं अच्छे से बता रही हूँ कि जो सागर और महासागर होते हैं उनका जो जल होता है वह खारा होता है बच्चों, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में लवण घुले हुए होते हैं। महासागर या सागरों का जल पीने या सेवन करने योग्य नहीं होता है। स्वच्छ जल हमें नदियों, झीलों या हिम नदियों से प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, सभी महासागर एक दूसरे से संलग्न करते हैं। ठीक है, या संलग्न है। महासागरीय तरंगे तथा ज्वार भाटा से महासागरीय जल की 3 गतियां हैं। महासागरीय जल किसी न किसी रूप में सदैव गतिशील रहता है। आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले हम महासागर, पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? प्रशांत महासागर, अर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, यह सबसे विशाल महासागर है। यह पृथ्वी के 2/3 भाग में फैला हुआ है। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। ठीक है, इसी महासागर में स्थित है। वह जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। यह भी बहुत विशाल महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस वर्ण के समान है। यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है, जिस पर अनेक प्राकृतिक पौतर्ष्य स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित होने के कारण एक व्यस्तमन जलमार्ग है। ओके, आगे देखेंगे बच्चों। हम बात करेंगे अब हम हिंद महासागर की। विश्व में केवल यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत पर रखा गया है। यह है हिंद महासागर, यानी हिंदुस्तान। तो ये हमारे भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिकोण में है यह महासागर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्पर्श करता है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसे स्पर्श यानी छू कर जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आर्कटिक महासागर। ठीक है, यह महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। इसका विस्तार एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका तक है। यह एक संकरे वोरिंग जल संयोजक द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। इस महासागर का अधिकतर हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ नौका संचालन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ये बर्फ से ढका हुआ होगा तो वहाँ पर नाव नहीं चल पाई, क्योंकि जल में ही तो नाव चलती है ना बच्चों। आगे देखेंगे हम जलमंडल के महत्व। ठीक है, जलमंडल के जो महत्व है अवर्णनीय है। जल जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य सभी के लिए आवश्यक है। जलीय चक्र। अब बात करेंगे बच्चों हम जलीय चक्र की। ठीक है, यह महासागरों, वायुमंडलों और स्थल मंडल के बीच क्रियाशील होता है। इस चक्र के द्वारा पृथ्वी पर जीवन चलता है। इसके अतिरिक्त सागर तथा महासागर वायु को भी नियंत्रित करते हैं। महासागरों को भविष्य के भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि वे मछली के रूप में पर्याप्त भोजन सामग्री भी प्रदान करते हैं। यह व्यापार में भी सहयोग देते हैं। इनके जल से नमक बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, इनसे पेट्रोलियम तथा खनिज तेल प्राप्त होते हैं। इन्हीं से ही हमारे पेट्रोल और खनिज तेल तैयार होते हैं। इसके अतिरिक्त महासागर के किनारे समीप सम जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा वायुमंडल। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। ये बात आप सबको पता होगी। जो हमारी पृथ्वी है वो एक गैस से घिरी हुई है।
ठीक है, वायु की गैस से, उसको ही वायुमंडल कहते हैं। वायु का यह आवरण ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। ठीक है, वायु नहीं होगी तो जीवन कैसे होगा बच्चों? सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। वायुमंडल की रचना अनेक गैसों से हुई है। इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन आदि मुख्य गैसें सम्मिलित हैं, यानी कि आदि गैसें हैं। ठीक है, आयतन के अनुसार वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैस है, यानी 1% अन्य गैस है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, किंतु यह जीवों के लिए निवास के लिए आवश्यक है, क्योंकि इनमें प्रोटीन तत्व होते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में कष्ट होता है और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस है वो पौधों के लिए आवश्यक है। ओजोन गैस सूर्य की विषैली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है। क्लियर है बच्चों? इसके अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह वायुमंडल की निचली परतों में से सीमित है। इसके द्वारा ही मेघ बनते हैं, यानी कि बादल बनते हैं, और वर्षा होती है, बारिश होती है। इसके द्वारा ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। इसके द्वारा ही जो मौसम है वो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, वायुमंडल के गर्म होने से तापमान और वायुदाब में अंतर आते हैं, मंद हवाएं और भयंकर तूफान आते हैं, हिमपात होता है, वर्षा होती है, जो पेड़ पौधों तक तथा फसलों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण ही मौसम परिवर्तन होता है। वायुमंडल के कारण ही होता है बच्चों। बात करेंगे हम जैव मंडल की। ठीक है, जैव मंडल हमारा कौन सा होता है? आइए अच्छे से इसे एक बार पढ़ लेते हैं। स्थल, जल तथा वायु का मिलन स्थल जैव मंडल कहलाता है। यह वह भाग है जो स्थल है, यानी स्थल, जल तथा वायु का मिलन, यानी जल का और वायु का एक जगह मिलन होने को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहलाता है। यह भाग वह है जहाँ जीवन पाया जाता है। इस जैव मंडल में छोटे से छोटे जीव से लेकर विशालकाय हाथी जैसे जीव पाए जाते हैं, यानी कि छोटे कीट से लेकर बड़े जानवर तक पाए जाते हैं बच्चों। मनुष्य सहित सभी जीव जीवित रहने के लिए जैव मंडल की वनस्पतियों एवं अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्लियर है बच्चों? जैव मंडल के सभी घटकों को मुख्यतः दो वृहद वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं बच्चों? जंतु जगत और पादप जगत। कौन कौन से हैं? जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत प्यारी सी एक पिक्चर शो हो रही है हमारी स्क्रीन पर, जिसे आप अच्छे से देखेंगे। जैव मंडल की यह वो है, पिक्चर है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। जंतु जगत के अंतर्गत सभी जीवों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह सूक्ष्म बैक्टीरिया हो या विशालकाय जीव हाथी। इन जीवों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से वर्ग हैं बच्चों? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी। ओके, सबसे पहले हम शाकाहारी की बात करेंगे। वह जीव जो पेड़ पौधों के सहारे निर्वाह करते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस आदि। अब ये क्या है? ये बच्चों शाकाहारी हैं। ये क्या? ये घास खाते हैं। शाकाहारी चीजें घास, पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, घासें होती हैं, ठीक है, या फिर फल सब्जियां, ऐसी चीजें ये खाते हैं। ओके, तो क्या है? ये शाकाहारी हैं। अब बात करते हैं बच्चों मांसाहारी की। यह जीव जो अन्य जीवों को अपना आहार बनाते हैं, यानी कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, यानी एक जीव दूसरे जीवों को खाकर अपना जीवन चलाता है। तो ऐसे जैसे शेर, भेड़िया आदि, जैसे शेर होता है, भेड़िया होती है, ये मांस खाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सर्वाहारी। यह जीव जो वनस्पतियां एवं जीवों दोनों को अपना आहार प्राप्त करते हैं। तो वो कौन होते हैं? जो सब्जियां भी खाते हैं, मतलब जो वनस्पति से भी अपना लाभ उठाते हैं, और मतलब मीट भी खाते हैं, यानी कि वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, भालू। अब ये क्या है कि ये वो शाकाहारी चीजें भी खाते हैं और मांसाहारी, ये दोनों चीजें खाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों मृतोपजीवी की। वह जीव जो मरे हुए जीवों, सड़ी हुई वनस्पतियों आदि से अपना आहार ग्रहण करते हैं, जैसे चील। अब मरे हुए चीजों को ही तो खाते हैं चील। जैसे कोई मतलब जानवर मर जाए, कोई मतलब पक्षी मर जाए, तो उन्हें ही तो खाएंगे ये। जैसे चील, बाज और गिद्ध, ये मरे हुए चीजों को खाते हैं। ठीक है,
पादप जगत के अंतर्गत सभी प्रकार की वनस्पतियों को सम्मिलित किया जाता है। जीवों की भांति वनस्पतियों के भी कई प्रकार होते हैं। सूक्ष्मतम वनस्पति में कोई एक शैवाल, पौधे, झाड़ियां आदि से लेकर विशालकाय आम, बरगद, पीपल, महुआ, शीशम आदि के वृक्ष महत्वपूर्ण हैं। ओके, इन वनस्पतियों से हमें फल, फूल, औषधि, लकड़ी आदि प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन में विविध रूपों में उपयोगी होती है। वर्तमान समय में मानव ने अनेक प्रकार से जैवमंडल को क्षति पहुंचाई है। इनमें वृक्षों को काटा जाता है, जीवों का शिकार किया जाता है तथा कल कारखानों से निकले गंदे अपशिष्टों को वायु, जल तथा स्थल पर छोड़ा जाता है, जिनसे जैवमंडल क्षति यानी जैवमंडल की हानि होती है। यह जैवमंडलीय क्षति प्रदूषण कहलाता है, यानी ये जैवमंडल जो क्षति होती है वो प्रदूषण कहलाता है बच्चों। अब बात करेंगे हम प्राकृतिक संतुलन की। ओके, आजकल स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। इसका कारण है विविध प्रकार के औद्योगिक कूड़े कचरे, बहिर्स्रावों को यूं ही खुला फेंक दिया जाता है, यानी कि जो भी गंदा कूड़ा कचरा जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें खुले में ऐसे ही फेंक दिया जाता है बच्चों। तो उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, नदी नालों में प्रभावित कर दिया जाता है, नदी नाले में भी ऐसी कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। इससे भूमि तथा जल के प्रदूषण की समस्याएं विकट होती जा रही हैं। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्रों तथा वाहनों के उत्सर्जी पदार्थों को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस प्रकार जल, भूमि और वायु के प्रदूषण के परिणाम स्वरूप समस्त पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। इतना प्रदूषित हो गया है कि जो मानव जीवन है वो खतरे में आ गया है। आज पर्यावरण को विघटन से बचाने की आवश्यकता है, ताकि भावी पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित हो सके, यानी आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित कर सकें। आगे पढ़ते हैं बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। अब हम पर्यावरण संरक्षण के उपाय पढ़ेंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। कौन कौन से उपाय करने चाहिए बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आइए इन्हें अच्छे से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले है बच्चों, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, यानी कि अगर हमारे पास वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हमारा जीवन फिर कैसे चलेगा। हमें ऑक्सीजन की बहुत नीड है, तो इसलिए हमें जो वृक्ष हैं उनकी कटाई रोकनी चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, वृक्षारोपण के द्वारा वन विनाश की पूर्ति की जा सकती है, यानी कि वृक्षों को अगर हम लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो फिर क्या होगा, उसमें हम विनाश की जो पूर्ति है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कर सकते हैं। कृषि की दोषपूर्ण पद्धति को बदलना चाहिए। ठीक है, जो हमारी कृषि है, ठीक है, वो हमारी क्या है, दोषपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकना चाहिए, यानी जो हमारे कारखाने वगैरह होते हैं वो हमारे गांव, शहर, जिले, बस्ती से दूर होने चाहिए, ताकि उनकी गैस मनुष्य को ना मिल पाए, जिससे कि उन्हें सांस लेने में प्रदूषण होता है ना, उन सब चीज़ों से वो फैले नहीं, रोग नहीं फैले, वरना गंदी गैसों से रोग हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों हम स्मरणीय तथ्य। अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा, आइए एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं और नजर डाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले है बच्चों, पृथ्वी पर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल नामक के 4 परिमंडल हैं। क्लियर है बच्चों, मैंने चारों अभी आपको क्लियर कराए हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी पर भूमि, जल तथा वायु की उपस्थिति के कारण जीवन संभव है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। ये महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 हमारे महाद्वीप हैं। ओके, नेक्स्ट है जलमंडल के अंतर्गत आने वाले महासागर ने चारों ओर से स्थलमंडल को घेरा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों, जलमंडल का महत्व जलीय चक्र, नौ संचालन तथा व्यापार आदि के लिए है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है जैवमंडल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल परस्पर मिलते हैं। ओके, आगे देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव को प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत नामक 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों को लगाना, वनों को काट कर रोकना, आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग, कारखानों से होने वाले जल, वायु तथा स्थल का प्रदूषण पर रोक लगाना ही आवश्यक है। क्लियर है। मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कराए हैं इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।